भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित धुति होय। नमस्कार प्रिय छात्रों, आज मैं आपके सामने पाठ संख्या 42 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है रीतिकाल की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियाँ। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उद्देश्य, प्रस्तावना, रीतिकाल की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियां, राजनीतिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियां, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थिति, आर्थिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थिति, साहित्यिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थिति, साथ ही साथ धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियां। इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी, निष्कर्ष, कुंजी शब्द, कठिन शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्न, संदर्भ ग्रंथ आदि पर भी अध्ययन करेंगे। सबसे प्रथम उद्देश्य को देखते हैं। इस पाठ संख्या 42 को पढ़ने के बाद आप रीतिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियां जान पाएंगे, रीतिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियां समझ पाएंगे, आर्थिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों को समझ पाएंगे, साहित्यिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों पर बात कर पाएंगे, रीतिकाल की धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियां जान पाएंगे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए ज्ञानवर्धन भी होगा। अब चलते हैं प्रस्तावना। रीतिकाल की पृष्ठभूमि और परिस्थितियां उस समय के समाज में आए धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों से निर्मित हुई, जिनसे भोग विलास, आश्रय प्रथा, भाषाई परिवर्तन और दरबारी संस्कृति का विकास हुआ, जिसने साहित्य और कला की दिशा को गहराई से प्रभावित किया। अतः इन्हें जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। रीतिकाल की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियां। रीतिकाल की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों पर बात करते समय सबसे पहले हम राजनीति, फिर सामाजिक, उसके पश्चात आर्थिक एवं साहित्यिक और अंत में धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों की बात करेंगे। तो चलते हैं राजनीतिक परिस्थितियां। औरंगजेब के शासनकाल से ही मुगल सत्ता के भीतर अस्थिरता के बीज अंकुरित हो गए थे। उसने दक्षिणी सल्तनतों को मुगल साम्राज्य का अंग बनाकर विस्तार किया, पर मराठों को कुचलने में सफल नहीं हो पाया। उसके उत्तराधिकारियों के समय यही संघर्ष और भी तीव्र होकर सामने आया। औरंगजेब की नीतियों ने उत्तर भारत में विद्रोह की आग भड़का दी थी। जाट, सिख, राजपूत आदि समूह खुले रूप से मुगल सत्ता को चुनौती देने लगे। इसी क्रूर पार्श्वभूमि में गृह कलह और शहजादों के आपसी कलह ने सत्ता को और कमजोर कर दिया। गद्दी के विवादों ने विद्रोह में घी का काम किया और गृह कलह मुगल राजनीति का स्थायी अंग बन गया। इस गृह कलह ने मनसबदारों के गुटों को सशक्त कर दिया, जो बादशाह की ताजपोशी में निर्णायक बन गए और बादशाह महज एक कठपुतली बनकर रह गया। ऐसे समय में 40 वर्ष की अवधि में 6 बादशाहों का आना जाना हुआ। सिर्फ अहमद शाह अब्दाली ने अपेक्षाकृत लंबा शासन किया, बाकियों में कोई भी 5 वर्ष से अधिक टिक नहीं पाया। इस राजनीतिक उठापटक के 2 घातक परिणाम उभरे। एक, शासन प्रणाली और केंद्र दोनों पर बादशाह का नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया, जिससे अव्यवस्था और अशांति बढ़ती चली गई। केंद्र कमजोर होता गया और मुगल साम्राज्य केवल दिल्ली और आगरा के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल नींव में जो दरार डाली, वह भरना कठिन रहा और 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने बचे खुचे को पूरी तरह तहस नहस कर दिया।
दूसरा परिणाम यह हुआ कि जब राज्य की बागडोर दूसरों के हाथों में चली गई, तब बादशाह विलासिता और भव्यता के सागर में गोते लगाने लगे। शाही दरबार में सुरा सुंदरी और विलासिता का बोलबाला बढ़ा और शासक वर्ग का जनता से नाता टूट गया। मुगल सत्ता एक आधार विहीन कृत्रिम इकाई बनकर रह गई। यही राजनीतिक पतन रीतिकालीन परिदृश्य की पृष्ठभूमि बन गया, जिसे समझना आगे की चर्चा के लिए आवश्यक है। फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि मुगल प्रशासन की समस्त परंपराएं एकाएक समाप्त नहीं हुई। अवध, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, रामपुर जैसी रियासतें मुगल प्रशासकीय परंपराओं पर ही टिकी रही, जिनमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार छोटे मोटे संशोधन होते रहे, पर मूल रूप से वे मुगल ढांचे को ही अपनाए रही। इन नए शासकों ने स्थानीय शांति और व्यवस्था स्थापित करके व्यापक अराजकता को रोकने का कार्य किया या काम किया और अपनी प्रजा को सुरक्षा दी, जो कि केंद्र शासित मुगलों से छिन चुकी थी। इस तरह क्षेत्रीय राज्यों का उदय 18वीं सदी का एक प्रमुख घटनाक्रम बन गया। क्षेत्रीय भावनाओं का आधार सल्तनत काल से पनपा हुआ था और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास तथा संत आंदोलनों ने इन भावनाओं को सशक्त किया। स्थानीय राजाओं और जमींदारों में अपनी रियासतें खड़ी करने की प्रेरणा इसी भावनात्मक और भाषाई आधार से आई। परिणामतः क्षेत्रीय शक्तियां उभरी और राष्ट्रीय एकीकृत मुगल सत्ता की जगह कई क्षेत्रीय केंद्रों ने ले ली। सामंती तत्वों का प्रबल होना भी इस युग की एक दूसरी बड़ी घटना रही। जमींदार ग्रामीण समाज के अगुवा बनकर उभरे और केंद्र की दुर्बलता का लाभ उठाकर वे स्वतंत्रता की ओर बढ़े। जमींदारों के विद्रोह से लगान की जो रकम सरकारी खजाने तक पहुंचती थी, वह रुक गई, जिससे केंद्र की वित्तीय हालत और भी जर्जर हुई। जागीरदार भी शीघ्र ही जागीरों को निजी संपत्ति बना बैठे और नवाबी पदों की अभिनयात्मक भूमिका अख्तियार कर ली। सामंती उभार ने प्रशासकीय विकेंद्रीकरण और विघटन को जन्म दिया। इसी बीच बाहर से खतरा भी बढ़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 के प्लासी युद्ध के बाद बंगाल के संसाधनों से औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव गढ़ी। भारतीय शासक वर्ग इस नए खतरे से अनभिज्ञ और असंगठित रहा और साम्राज्यों का उदय अस्त इतिहास का क्रमिक भाग था। पर मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो आया, उसने पूरे उपमहाद्वीपीय को दासता की बेड़ियों में जकड़ दिया। क्षेत्रीय शक्तियां ब्रिटिश साम्राज्य के सामर्थ्य का सामना नहीं कर पाई। यह सब राजनीतिक एवं सामाजिक परिदृश्य रीतिकाल को गढ़ने में निर्णायक रहा। राजदरबारों की विलासिता, बादशाहों और सामंतों में गुणज्ञता का क्षय या गुणज्ञता का क्षय, दरबारों में रूढ़िबद्धता और प्रदर्शन प्रधानता ने कवियों को दरबारों के अनुकूल काव्य रचना की ओर प्रेरित किया। रीतिकालीन काव्य उसी दरबारी वातावरण का प्रतिबिंब है, जहां अलंकरण, प्रदर्शन और विलासिता को काव्य का प्रधान अंग मान लिया गया। अंततः केंद्र की कमजोरी, क्षेत्रीयता का उदय, सामंती ताकतों का प्रबल होना और विदेशी आक्रमणों का मिला जुला प्रभाव 18वीं सदी की राजनीतिक पृष्ठभूमि बनकर उभरा, जिसने रीतिकाल के साहित्य और समाज दोनों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। सामाजिक परिस्थिति। रीतिकालीन समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि हिंदू समाज की पारंपरिक वर्ण व्यवस्था बहुत पहले ही जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो चुकी थी और इस काल तक आते आते उसमें और अधिक कठोरता आ गई थी। सामंतशाही व्यवस्था के प्रबल होने से सामाजिक असमानता गहरी होती चली गई। सामंतों के राजकीय वैभव और ऐश्वर्य का समस्त भार किसानों को वहन करना पड़ रहा था। दलित जातियों का शोषण पहले ही की भांति लगातार बना रहा। मुस्लिम समाज भी इस स्थिति से अछूता नहीं रहा और उसमें भी जातिगत तत्वों का समावेश हो गया था।
कुलीनता का दावा उन्हीं मुसलमानों को प्राप्त था जो विदेशी मूल के थे या जिनका मूल ब्राह्मण और क्षत्रिय वंशों से जोड़ा जाता था। भारतीय मूल के सामान्य मुसलमानों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। आम मुसलमान जहां क्षेत्रीय भाषाओं या उर्दू का प्रयोग करते थे, वहीं अभिजात वर्ग में केवल फारसी भाषा का वर्चस्व बना हुआ था। आर्थिक दृष्टि से समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित या हो चुका था। एक और उत्पादक वर्ग था जिसमें किसान और कृषि से संबंधित जातियां तथा बढ़ई, लोहार, जुलाहा, धुनिया, कुम्हार, कहार जैसे श्रमिक वर्ग शामिल थे। दूसरी ओर उपभोक्ता वर्ग था जिसमें मनसबदार, जागीरदार, राजा, सामंत, जमींदार और बड़े व्यापारी आते थे। इन दोनों वर्गों के बीच का संबंध शोषक और शोषित का था। ग्रामीण जीवन में बेगारी की प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। इस प्रकार उत्पादक वर्ग का जीवन अत्यंत कष्टमय और अभावग्रस्त था, जबकि अभिजात वर्ग बिना श्रम के पद, अधिकार और वंश के बल पर ऐश्वर्य भोगा करता था। इस वर्ग ने विलासिता को ही सामाजिक सम्मान का पर्याय बना लिया था। अनेक पत्नियों और रक्षिताओं के होते हुए भी तवायफों की संगत इनके लिए गौरव की बात मानी जाती थी। विलासिता इनके सामाजिक प्रभुत्व और शक्ति को प्रकट करने का साधन बन चुकी थी। स्त्रियों की स्थिति इस युग में अत्यंत दयनीय थी। अभिजात वर्ग की भोगवादी संस्कृति ने स्त्री को केवल भोग की वस्तु बना दिया था। समाज के अनेक प्रतिबंधों से घिरी हुई स्त्री पुरुष की अधीनता में जीवन बिताने के लिए विवश थी और स्वामी की आज्ञाओं का पालन करना उसका परम धर्म मान लिया गया था। बाल विवाह की परंपरा लगभग सभी वर्गों में प्रचलित थी। राजपूत समाज में पति की मृत्यु के पश्चात सती होना अनिवार्य सामाजिक आदर्श के रूप में स्थापित हो गया था। पति के शव के साथ चिता पर चढ़ जाना स्त्री के लिए गौरव और सम्मान का प्रतीक मान लिया गया था। सामान्य जनता शिक्षा से लगभग वंचित थी। शिक्षा का लाभ केवल वही लोग उठा सकते थे जिनके पास व्यक्तिगत साधन और संसाधन थे। समाज में अंधविश्वास व्यापक रूप से फैला हुआ था। लोगों में सामाजिक चेतना का अभाव था और समाज सुधार का स्वप्न देखने वाला कोई नहीं था। समाज की इस जड़ता को तोड़ने का कार्य अगले युग के सुधारकों ने या उनके आगमन तक स्थगित रहा। इस काल में समाज में शासक और शासित के बीच दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी। विलासिता और वैभव के प्रदर्शन की प्रवृत्ति ने सामाजिक संतुलन को नष्ट कर दिया था। शासन तंत्र निरंकुश और शोषणकारी बन चुका था। प्रजा की दयनीय दशा की ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। शोषक शासकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और शोषित जनता हर प्रकार के अत्याचार सहन करने के लिए विवश होती जा रही थी। निरंतर उत्पीड़न के कारण जनता ने अपने दुर्भाग्य को ही अपना भाग्य मानकर संतोष कर लेना सीख लिया था। कवि और कलाकार सामाजिक रूप से प्रजा वर्ग से ही उत्पन्न होते थे, परंतु उन्हें अपनी कला के सम्मान और जीवन निर्वाह के लिए सामंतों और राजन्य वर्गों की शरण लेनी पड़ती थी। ऐसी स्थिति में वे अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुरूप अपनी कला का स्वरूप ढालने के लिए बाध्य थे। सामान्य जनता के पास न तो कला की परख थी और न कलाकारों को सम्मानित करने की क्षमता। उसे अपने परिवार का पेट भरना ही सबसे बड़ी समस्या थी और उसका पूरा जीवन कठोर परिश्रम में ही व्यतीत हो जाता था। उनके दुख सुख को सुनने समझने वाला कोई नहीं था। कवि कलाकार वहीं से प्रेरणा लेते थे जहां से उन्हें पोषण मिलता था। इसीलिए रीतिकाल के अधिकतर कवि राज दरबारी वातावरण से प्रभावित रहे। रीतिकाल के कवि स्वयं को रसिक और नागर वर्ग का प्रतिनिधि मानने लगे थे। सामंतों के संसर्ग में रहने के कारण उनकी रुचि भी नागर बन गई थी। वे अशिक्षित ग्रामीण जनता को गंवार और अरसिक मानते थे और उनसे दूरी बनाए रखते थे। बिहारी के पद से स्पष्ट है कि नागरता को ही सम्मान का मापदंड माना जाने लगा था। इस प्रकार रीतिकालीन कविता का सामाजिक परिवेश मूलतः नागर और अभिजात वर्ग के संस्कारों से निर्मित था। लोक जीवन की त्रासद स्थितियों की चर्चा करने से कवि बचते थे, क्योंकि वे अपने आश्रयदाता का कोप भाजक नहीं बनना चाहते थे।
यही कारण था कि रीतिकालीन साहित्य में सामान्य जनता के यथार्थ जीवन की अपेक्षा दरबारी जीवन, विलासिता और रसिकता का स्वर प्रमुख बन गया। आर्थिक परिस्थिति या परिस्थितियां। संस्कृति की हालत और उसका रास्ता अक्सर उन आर्थिक दबावों से तय होता था जिनकी जड़ें धन और संसाधनों में छिपी होती थी। इसी कारण नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली का सांस्कृतिक जीवन लगभग उजड़ गया। दिल्ली के शायर और कवि लखनऊ, हैदराबाद जैसे नगरों की ओर चले गए और चित्रकार तथा कलाकारों ने हिंदू राजाओं के दरबारों में शरण लेनी शुरू कर दी। लगातार विदेशी हमलों और देशी विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य को इतना कमजोर कर दिया था कि वह अब कला और संस्कृति का संरक्षण करने में सक्षम नहीं रह गया था। मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ने से दिल्ली अपनी पुरानी चमक खो बैठी और मुगल दरबार की भव्यता समाप्त होने लगी। लेकिन इसके बावजूद 18वीं शताब्दी के अंत तक देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। मराठा साम्राज्य के उभार और नई रियासतों के गठन से समृद्धि के नए केंद्र विकसित हुए। बक्सर के युद्ध तक भारत में बाहर से लगातार सोना और चांदी आती रही। यहाँ से कपड़ा, नील, मसाले और चीनी जैसे महत्वपूर्ण सामानों का निर्यात होता रहा। खेती के व्यापारिक रूप ने जमींदारों, विशेषकर अवध और पूर्वी भारत के जमींदारों को अधिक समृद्ध बना दिया था। दिल्ली के लोगों की जो गिरती हुई आर्थिक स्थिति थी, वैसी हालत पटना, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद और केरल के लोगों की नहीं थी। इन क्षेत्रों में शांति और सुव्यवस्था के कारण व्यापार, उद्योग और कृषि को बढ़ावा मिला, जिससे वहां की आर्थिक दशा अपेक्षाकृत बेहतर बनी रही। परंतु 18वीं सदी के अंतिम दशक तक पहुंचते पहुंचते इस अच्छी आर्थिक स्थिति को गहरे झटके लगने लगे। वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति के माध्यम से उन भारतीय राजाओं और नवाबों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया जो आपसी संघर्षों से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शरण में चले गए थे। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का संचालन धीरे धीरे विदेशियों के हाथों में चला गया और साम्राज्यवादी शोषण का वह दौर शुरू हुआ जो सन 1947 तक लगातार चलता रहा। अब यहाँ पे प्रश्न एक आपसे पूछ सकते हैं, रीतिकालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति पर प्रकाश डालिए। उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर आप लिख सकते हो अच्छी तरह से।